नमस्कार मित्रों, आई होप ऑल इज़ वेल, सब अच्छे होंगे। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं 10 जनवरी के क्वेश्चन पर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं पर डे क्वेश्चन लेके आता हूँ यूपीएससी के मेंस का, और उसमें जानते हैं कि हमारे पास जो लेखन शैली है, जो लिखने की कला है या आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है, उसे कैसे करना चाहिए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इस यूपीएससी की जर्नी में। तो आप अगर स्टेट का एग्जाम दे पा रहे हैं या बीपीएससी का एग्जाम दे पा रहे हैं या फिर बाकी जो भी स्टेट हैं, आरएएस है, एमपीपीएससी है या यूपीएससी का एग्जाम दे पा रहे हैं, इससे जो महत्वपूर्ण रोल अदा है, अगर कहा जाए तो 50% नॉलेज का गेम है। बाकी जो 50% है वहाँ पे आपको नॉलेज जो आपने गेन की है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ये जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है, बहुत आराम आराम से बिल्ड होती है, आराम आराम से सीखते हैं आप इसे। तो इसी चर्चा में यदि आपको ये प्रोग्राम लाभान्वित हो पा रहा है तो एक दूसरे तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा। और साथ में एक दूसरे के ट्रांसफर करने से जो आपके पास जो वेव्स आएंगी, तरंगे आएंगी, वो पॉजिटिव तरंगे आएंगे कि ऐसा प्रोग्राम जो आपको प्रतिदिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, लाभान्वित करता है, तो वहाँ से जो आपके जो लक्ष्य की गति है लगातार वो अग्रसर आगे बढ़ जाएगी। यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं 10 जनवरी के पेपर पर, कैसे इसे हमें करना चाहिए, क्या क्वेश्चन है, आइए हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। राइट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यूपीएससी की धर्म यात्रा से 2019 में दिया गया है, देखिएगा मेंस में, और मेंस में ही लिखने के लिए आता है। तो 2019 में ये क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन क्या है, इसकी भावना को, सारे प्रश्न जितने भी मैं यूपीएससी के मेंस के लेके आता हूँ, देखिएगा आप अगर आंसर लिखना सीख जाएंगे तो वहाँ से ध्यान रखना एक आपके दिमाग में चुनौतीपूर्ण जो समस्या थी उसका निस्तारण हो जाएगा। चलिए, क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंटिन्यू चैलेंजिंग ऑफ द वुमेन्स इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। समय और स्थान के साथ साथ ये स्थान के विरुद्ध भारतीय महिलाओं के लिए निरंतर चुनौतियां क्या हैं, ध्यान रखना। क्या आज भी वो समाज, भारतीय समाज, जो महिलाओं को एक प्रकार से समान अवसर पैदा नहीं कर पा रहा है? क्या संविधान की वो समानता का अधिकार अभी भी हम समान अवसर नहीं दे पा रहे हैं? क्या महिलाएं आज भी हमारे देश में चुनौती का सामना कर रही हैं? इसकी कुछ वजह क्या है, कुछ समस्याएं क्या क्या हैं, यहाँ से वो प्रश्न पूछने की डिमांड कर रहा है। और जब यही क्वेश्चन 250 वर्डों में लिखना हो तो आपके पास चुनौती बन जाती है कि हम किस एस्पेक्ट से, किस तरीके से लिखना स्टार्ट करें जिससे कि हमारे दिमाग में फिल्म बन जाए। चलिए आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इस प्रश्न को लिखना कैसे चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले इसमें हमें आ जाता है कि जिन बच्चों ने अगर टेलीग्राम, इसको लिख के आप जरूर भेजा करें मुझे, आप इसको टेलीग्राम ग्रुप पे जाके जरूर कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप क्या है, विजेंद्र सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, उसको आप लोग सर्च कर लें और सर्च करने के बाद उस पर जरूर भेजा करें, जिससे कि आपके अंदर की जो एक क्रिया है वो चल जाए पता कि एक दूसरे का आंसर कैसा होता है। देखिएगा, सबसे पहली बात, इस प्रश्न को लिखने के लिए आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें, पैरामीटर्स होने चाहिए, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। पहले इसकी रूपरेखा बनाएंगे, उस रूपरेखा में 3 से 4 बातें लिखने का प्रयास करेंगे। 3 से 4 बातें कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा कि महिलाओं की स्थिति क्या है वर्तमान में, महिलाओं की स्थिति, सिचुएशन ऑफ वुमेन इन वर्ल्ड, पहला पॉइंट। नंबर 2, यहां से चुनौती क्या है, चैलेंजेस क्या है, एंड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, चुनौतियां और समस्याएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ उसके बाद आपको सजेशन देने पड़ेंगे, यहां आप कह सकते हैं कुछ सुझाव, सजेशन पे काम करना पड़ेगा। और कुछ लास्ट में यहां निष्कर्ष की कुछ ऐसा वर्ड, कंक्लूजन, जो एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाए, जो आपने लिखा है उसको पढ़ने के बाद आपको नंबर अच्छे दे पाए। तो इस प्रश्न को लिखने के लिए आपके दिमाग में 4 पैरामीटर्स होने चाहिए कि यदि मुझे इस प्रश्न का आंसर देना है तो इस प्रश्न का आंसर देने के लिए मुझे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि जो दुनिया की लगभग जो छठी महिला है वो भारत में निवास करती है, यानी 1/6 पार्ट पूरे वर्ल्ड का इंडिया में, 1/6 का मतलब 100 में से 60% महिलाएं इंडिया में निवास करती हैं। तो सौभाग्य का विषय है, जहाँ इतने बड़ी कंट्री हो, ध्यान रखना, वहाँ छठी महिलाएं इंडिया में निवास करती है। और हमारे इंडिया में ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से महिलाएं, ध्यान रखना, कुछ पा नहीं पाई हैं। आपने देखा हमारे यहाँ की महिला राष्ट्रपति भी बनी है, हमारे यहाँ की जो महिला लोकसभा अध्यक्ष भी बनी है, हमारे यहाँ की जो महिला विपक्ष नेता भी बनी है, तो उच्च कार्यालयों में कहीं ना कहीं सुशोभित की गई हैं। लेकिन असंख्य महिलाएं हैं, ध्यान रखना, जो कहीं ना कहीं अभी अपने घर के दरवाजे से निकल कदम रखने में क्या है, अभी सक्षम नहीं है या नहीं रख पाती हैं। तो आपको यहां डिफाइन करना पड़ेगा। 4 पैरामीटर आपके दिमाग में है तो आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे। वही बातें करेंगे जो रीजनल एरिया में कुछ ऐसे लोग करते हैं जिनके पास ज्ञान का अभाव होने के साथ साथ उनको रिप्रेजेंट करने के तरीके नहीं आते हैं।
आप पढ़ते रहो किताबों को, लुसेंट को, एनसीईआरटी को, सारी किताबें पढ़ डालिए, नोट्स पढ़ डालिएगा, लेकिन लिखने की कला अगर आपके पास नहीं आ पाई है तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंसर राइटिंग को बिल्ड करें, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सीखें, जो आपके लिए कहीं ना कहीं मेंस के लाभान्वित होगी। प्रीलिम्स कुछ एग्जाम होता ही नहीं है, निचोड़ है मेंस का। मेंस जितना बेहतर होगा उतना प्रीलिम्स आपका अच्छा होगा, मैं श्योर बोल रहा हूं। मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी और स्टेट पीएससी की जर्नी का पूरा अनुभव आपको निचोड़ कर दे रहा हूं, सोचिएगा, इसे सौभाग्य की बात आपके लिए नहीं हो सकती है। कोई भी टीचर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट डायरेक्टली मेंस से काम नहीं करता है, मैं मेंस से काम कर रहा हूं, सोचिएगा मैं आपके साथ। तो ये अब सौभाग्य का विषय है कि अपना इस यात्रा का अनुभव आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन में, आराम से लिखिएगा, दुनिया की छठी महिला भारत में निवास करती है। भारत के अंतर्गत महिलाओं ने राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष नेता तथा अन्य उच्च पदों को या उच्च कार्यालय को सुशोभित किया है, बल्कि ये सब असंख्य महिलाएं हैं, ये असंख्य महिलाएं जो अपने घरों के दरवाजों से बाहर कदम रखती हैं। जब इतना आप उसको दे देंगे तो उसके दिमाग में थोड़ी सी फिल्म बन जाएगी कि आपने यहाँ दुनिया के सापेक्ष में बता दिया, आपने ये भी दिखा दिया कि भारतीय महिलाएं कहीं पीछे भी रही लेकिन आगे हैं, सुशोभित कर दिया पदों पर, और बाद में ये भी बता दिया कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं असंख्य जिनको हम लोग काउंटेबल नहीं कर सकते, ध्यान रखना, जो अभी घर के दरवाजे से कदम नहीं रखते, तो चुनौती बना हुआ है। तो यहाँ आगे क्या लिखेंगे, तो यहाँ एक लाइन छेड़ के उसमें लिखेंगे उसी के बाद यहाँ से कि भारतीय समाज के अंतर्गत महिलाओं की चुनौती चुनौतियां पितृसत्ता, पैट्रियार्ची, पितृसत्ता व्यवस्था है, जो आज भी महिलाओं के सामने चुनौती है। जैसे अब जब जैसे डालोगे तो अब इसको पॉइंट टू पॉइंट में आप निकल के आ जाओगे। अब इसकी मेन पार्ट में यहां इस्टेब्लिश करने का प्रयास करें। अब पहला पॉइंट तुम क्या लिखोगे, इन्फेंटिसाइड जो हमारे पास होता है, फीमेल जो कन्या भ्रूण हत्या है, तो पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या। फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब यहां से जब पहला पॉइंट डालोगे इसके बारे में आप डिफाइन कर दीजिएगा। हमारे देश में आज भी महिलाओं को गर्भ से अत्याचार की सहन शक्ति को स्टार्ट किया जाता है। इवन कहा जाए तो महिलाएं अपने अत्याचार को गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती हैं। लड़का है या लड़की है, इसके सापेक्ष में तुम जान ही पा रहोगे कि क्या समस्या है, इसके बारे में प्रजासत्तात्मक पैट्रियार्ची सिस्टम का कहीं ना कहीं रोल है। नंबर 2, यहाँ से जो जेंडर है, जो रेशियो है, जेंडर रेशियो है, ध्यान रखना, लिंग अनुपात है, वो भी आप देखते हैं 900
919 के आसपास 1000 में से, तो यहाँ देख लो 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां यहाँ निकल के आ पा रही हैं। इसके पीछे और एस्पेक्ट लिख दो कि गरीबी भी है, कि लोग सोचते हैं कि लड़की होगी तो यहाँ शादी करनी पड़ेगी या इसको पढ़ाना पड़ेगा, या दूसरे का धन होता है। ये बहुत सारी मानसिकताओं का एक निचोड़ है, कहीं ना कहीं हमारी इन्फेंटिसाइड करना बढ़ होती है। तो इसके बारे में तो मैं लिखो कि गरीबी है, कुपोषण है, और यहाँ बेरोजगारी है, ये अशिक्षा है, ये सारे मुद्दे इसी में निकल के आ जाएंगे। जब आप यहाँ से इसको लिखेंगे तो दिमाग में उसके बन जाएगा एक कन्या भ्रूण हत्या की कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है। नंबर 2, यहाँ से बात करेंगे सेकंड पॉइंट पे जो इसका आ जाएगा, जिसे हम लोग चुनौती कह सकते हैं। आज भी जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको हम लोग मातृ दंड बोलते हैं। अब मातृ दंड क्या होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। मातृ दंड यानी मदरहुड। अब देखो, जो परिवार में अगर लड़की होती है उसके ऊपर क्या है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। क्या जिम्मेदारियां होती हैं कि घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो उसका पालन पोषण कौन करेगी, वहां पे लड़की करेगी। बड़े बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगी, लड़की करेगी। घर का घरेलू काम कौन करेगी, लड़की करेगी। या इवन यहां से कहा जाए तो यहाँ पे घरेलू काम के साथ साथ जो बाकी प्राथमिकताएं हैं, जो जो महिलाओं को करने होते हैं, चौका बर्तन रोटी, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारा किसको दिया गया पनिशमेंट के रूप में, महिलाओं को दिया गया, लड़कियों को दिया गया है। तो ये भी क्या है, एक चुनौती है आज के समय की। तो यहाँ लिख सकते हैं कि महिलाओं के द्वारा या लड़कियों के द्वारा यहाँ बुजुर्गों की देखभाल करना, घरेलू काम करना, ये सारे क्या है, इनके ऊपर थोपा गया है, इंपोज किया गया है। अब ये इंपोज किया गया तो ये भी क्या है, चैलेंजेस बना हुआ है। उसके बाद यहां से तीसरा पॉइंट तुम क्या लिखोगे इसमें करके, महिलाओं का वस्तुरीकरण। महिलाओं का वस्तुरीकरण। अब ये क्या, इसके बारे में समझो। आज भी हमारा समाज कहीं ना कहीं महिलाओं को विनम्र गृहिणी मानता है। जो बेहतर गृहिणी है वो किसी से चूं चा नहीं करेगी, वो बोलेगी नहीं, वो यहाँ पे लड़ाई नहीं करेगी। अब जो लड़ाई करती होगी ऐंठ उड़ती, वो कितनी जबरदस्त महिला है। तो अभी भी समाज ने क्या कर रखा है, उसको एक पायदान में बांध रखा है, एक पैरामीटर में बांध रखा है कि ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद महिलाओं को आज भी कहना उत्पादन के लिए, ये कह सकते हैं प्रदर्शन का विषय बना रखा है। आपने देखा होगा कभी कभी जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं, जितने भी हमारे कह सकते हैं संस्थाएं हैं, एमएनसी कंपनियां हैं, वहां काउंसलर में कौन बैठा हुआ है, महिलाएं बैठी हुई हैं। तो वहां प्रदर्शन का विषय बना हुआ है, वो इंप्रेशन का विषय बना हुआ है, वो अट्रैक्शन का विषय बन के बैठी हुई है। ध्यान रखना, वहां कह सकते हैं विज्ञापन में उनका रोल होता है कि भैया फेयर लवली लगाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। कुछ मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि महिलाओं का आज भी हम लोग, ध्यान रखना, एक प्रकार से कॉमोडिटेशन करने का प्रयास हम लोग कर पा रहे हैं, यानी उसका वस्तुकरण करने का प्रयास कर पाते हैं, जबकि आदमी का ऐसा कुछ भी नहीं। ध्यान रखना। तो यहां अगला पॉइंट, इसमें 4 क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नौकरियों का अभाव या अवसर का अभाव, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप देख लीजिएगा, अवसर का अभाव इंडिया में सबसे खतरनाक मुद्दा है ये। इंडिया में 52% जो है मेल रहते हैं, 48 क्या यहाँ फीमेल है, ध्यान रखना। लेकिन वहाँ श्रम बल जो है इनका, जो काम करता है वो 27% है। यानी 48 का 20% निकालेंगे तो लगभग यही मान के चलेंगे 20% जो महिलाएं हैं वही काम करती हैं, बाकी लोग क्या, ध्यान रखना, यहाँ लगे हुए हैं। साथ में इसकी वजह क्या है, हमने ऐसी मानसिकता को जन्म दे दिया है कि वो डॉक्टर बन सकती है, वहाँ पे ध्यान रखना एरोप्लेन नहीं उड़ाएगी। या महिला है तो खेत में काम नहीं कर सकती, घरेलू ही काम करेगी। महिला है तो यहां से, ध्यान रखना, ट्रेन नहीं चलाएगी, यहां से बस टिकट ही चेक करेगी। तो यानी हमने ऐसी मानसिकताओं को जन्म दे दिया जहां अवसर पैदा होने के बावजूद भी वो अपने पैरामीटर में बंधी हुई हैं। अब जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, पहले आर्मी में नहीं जाएंगी, एनडीए में नहीं जाएंगी, सीडीएस में नहीं जाएंगी, या बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उनको नहीं मिल पाती हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से हमारी जो मानसिकता है कहीं ना कहीं समय के साथ कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है। आज भी तुम देखते होगे गांव के जो महिलाएं हैं, ध्यान रखना, वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास तो करती हैं, लेकिन क्या होता है कि समाज में इतनी बंधी होती हैं, उनको अवसर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाती हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है, कहीं ना कहीं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से बांध दिया गया है। तो देश विकास कब करेगा, देश समृद्ध कब होगा, देश आगे प्रगति कब करेगा, जब सब लोग मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे ना काम करने के लिए। और यहाँ से 48% में कहूँ कि एक आदमी क्या है, बस इसी में लगा हुआ है, रोटी रोजी इसी में लगा हुआ है, तो क्या देश का समृद्ध तरीके से हम आगे विकास कर पाएंगे। तो जरूरी है महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए उनको अवसर देने पड़ेंगे, उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनको हेल्थ अच्छा करना पड़ेगा, उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें जब देंगे तो वो खुद ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। और यहाँ से अगला 5 पॉइंट चुनौती लिख लीजिएगा, यहाँ लैक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में इनकी क्या कमी है, तो लिख लो राजनीतिक भागीदारी कम होना। राजनीतिक भागीदारी कम होना। देखो कितना अच्छा पॉइंट मैंने बोल रहा हूं यहां से। अब आप देखिएगा, आज भी हमारे पार्लियामेंट में लगभग 11% जो महिलाएं हैं, ध्यान रखना, पार्टिसिपेट करती हैं। अगर विधानसभाओं में जाएंगे तो वहां भी कितना है, 9% है।
और अगर आपने देखा होगा जो हमारी थर्ड गवर्नमेंट है, जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, वहां 33% आरक्षण दे रखा है, लेकिन वहां 3% है। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अभी भी हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम के 3 पिलर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, तो यहाँ 11% के आसपास, 11.8% के आसपास महिलाएं हैं, यह 9% विधानसभाओं में 3% है। तो यहाँ अभी क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में इनकी भागीदारी ना होने की वजह से अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती हैं, यहाँ आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। यहाँ जो हमारा लेजिस्लेचर जो होता है, जहाँ कानून बनाया जाता है, ध्यान रखना, वहाँ पे अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो आप ये सोच के चलिएगा कि अपने लिए हक की लड़ाई कब लड़ेंगी। तो यही चीज़ आता है कि यदि आप इसको 5-6 पॉइंट दिखा देंगे तो दिमाग में आ जाएगा बाकी में चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन इसके बाद हमें कुछ सीमाएं होती हैं शब्दों की। तो हम अगले पॉइंट में कह जाएंगे, यहाँ समाधान या सुझाव पर जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कुछ मुख्य सुझाव जिसके द्वारा महिलाओं की चुनौतियों को कम किया जा सकता है। समाप्त करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो सुझाव है वो यही है, जो महिला है अपने आप को, ध्यान रखना, खुद को समाज से अलग समझती, जो एक कलंक की भावना है। तो यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। वर्तमान में या महिलाएं खुद को एक ऐसे समाज में प्रो के रखी हुई हैं या अपने समाज से अलग रखती हैं जो एक कलंक का विषय बना हुआ है। लेकिन अब बात यहां से आती है, हमें क्या लिखना चाहिए, ध्यान रखना। पहला पॉइंट देखो, हमारे देश में कानून का भरमार है, इतने कानून है कि आप इनको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कानून लागू करने से जरूरी है कानून को बेहतर तरीके से प्रबंधन करना। कानून का मतलब तब प्रबंधन होगा जब आदमी अवेयर होंगे। तो यहीं से पहले स्टार्ट करें कि समाज को बेहतर प्रबंधन करना सबसे बड़ी चुनौती है। जो समस्याएं हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की, उसको सही तरीके से क्रियान्वित करें जो कानून है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कानून तो बनाए जा रहे हो लेकिन इंप्लीमेंट एक भी नहीं हो रहा, तो क्या फायदा। तो यहाँ शिक्षा के जो कानून है, स्वास्थ्य के जो कानून है, सुरक्षा के जो कानून है, बाकी जो यहाँ कानून है, उनको बेहतर तरीके से क्रियान्वित करेंगे तो आउटपुट निकल के क्या आएगा, बेहतर आएगा। नंबर 2, यहाँ दूसरा पॉइंट लिखेगा कि संसद एवं विधानमंडल में आरक्षण लागू हो। किसका? महिलाओं का। ध्यान रखना, अब जब महिलाएं जैसे राज्य में लोकल गवर्नमेंट में स्टैब्लिश है तो वहां महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, वहां सीट रिजर्व हो जाती है कि भैया महिला ही लड़ेगी। वो अलग बात है कि आज के समय में एक नया मुद्दा उठ के हो गया, प्रधानपति, ब्लॉक प्रमुख पति, विधायक पति, ये सब चीजें आज के समय जनरेट हो रही हैं। लाल रखना, महिलाएं सिर्फ आज भी सिर्फ सिग्नेचर के अधिकार हैं, बाकी सारा काम उसका पति करता है या उसका, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन ये दूसरा मुद्दा है। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि संसद एवं विधानमंडल में जब उनका आरक्षण होगा तो वहां सशक्त बनेंगी महिलाएं। क्या होंगी? इससे सशक्त बनेंगी, और सशक्त बनने की वजह से क्या होगा, वो भागीदारी उनकी बढ़ जाएगी, और भागीदारी बढ़ने से उनको अवसर क्या मिलेंगे, लगातार बढ़ेंगे, और अवसर बढ़ने से उनका जो एक विकास है, महिलाओं का एम्पावरमेंट है, वो लगातार क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। और इसमें साथ साथ बाकी नंबर 3 पॉइंट में अगर हम लोग और 1-2 पॉइंट डाल सकते हैं कि हमारे पास सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता है। जैसे समझने का प्रयास करें, सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता। सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता मतलब ये हुआ कि उनको अवेयर करता है, उनको जागरूक करना है। जागरूक करना, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल तुमने देखे होंगे हमारे इंडिया में, क्या जैसे पैडमैन मूवी आ गई थी, टॉयलेट मूवी आ गई थी, इसके साथ साथ जो बेटी बचाओ बेटी पहल है, ऐसी पहलों के माध्यम से कहीं ना कहीं ध्यान रखना समाज में एक मैसेज जाता है। जो उनका दुख दर्द है उन पे अटैक मारना पड़ेगा, इसलिए अटैक का मतलब उनकी समस्या निवारण करना पड़ेगा। तो आज भी महिलाएं अपने दर्द को कहने से घबराती हैं, चाहे उसका पति ही क्यों ना हो। ध्यान रखना, वो उस दर्द को सहन करती करती इतनी खोखली अंदर से बन जाती है, वो सशक्त तो बाद में बनेगी, पहले अपनी समस्या का निस्तारण ही नहीं कर पाती है। समाज तो बाद में चलाएगी, पहले अपनी समस्या निस्तारण ही नहीं कर पाती है। तो उनको सशक्त बनाने के लिए पहले ध्यान रखना उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताएं या सांस्कृतिक जो क्रांति है, जैसे सामाजिक मुद्दे हैं, उनके घरेलू मुद्दे हैं, पारिवारिक मुद्दे हैं, सामाजिक या इस प्रकार के जो मुद्दे हैं निस्तारण करने के लिए, या स्वास्थ्य के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे हैं। भैया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हो आप लोग? क्या सरकार ने ड्यूटी भी दे रखी है, एफआर भी दे रखा है, डीपीएसपी भी दे रखा है, सरकार सारे काम कर, लेकिन तुम क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हो समाज से? अगर ऐसा क्रांति की जाए तो उसके लिए तुम्हें मैसेज देना पड़ेगा समाज को। समाज मैसेज से चेंज होता है, कभी नियम कानून से चेंज नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जागरूक करने के लिए कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टार्ट किए जाए, अवेयर किया जाए, जो बाकी चल रहे हैं उन लोगों को बेहतर किया जाए। जैसे बेटी बचाओ बेटी अभियान, अच्छा आउटपुट निकल के आ रहा है उसका, या फिर पैडमैन मूवी अक्षय कुमार की, या टॉयलेट मूवी है, उनसे हमें एक मैसेज किया है जो उनकी समस्या को निस्तारण किया जाए। तो जब आप इतना सुझाव में लिख देंगे वो इनफ आपके लिए बन जाएगा। उसके बाद यहाँ निष्कर्ष के रूप में क्या लिखेंगे? तो निष्कर्ष के रूप में दिखेगा हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति का कथन जो कहीं ना कहीं मैसेज को डिलीवर करता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा
कि सुधार के रूप में या कह सकते हैं सुझाव के रूप में ये जेएल नेहरू के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे लिखिएगा कि सुधार के रूप में, सुझाव के रूप में नीचे डाल के कि सुधार के लिए जेएल नेहरू जेएल नेहरू के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे समझते हैं, बड़े प्यार से देखें उन्होंने क्या कहा था। भारत के लोगों को जगाने के लिए, देखो मजे की बात सुनना, उन्होंने क्या कहा कि भारत के लोगों को जगाने के लिए पहली शुरुआत महिलाओं से करनी पड़ेगी। जब महिला जागती है तो एक घर का विकास होता है, और घर का जब विकास होता है तो एक समाज का विकास होता है, और जब समाज का विकास होता है तो एक राज्य का विकास होता है, और जब राज्य का विकास होता है तो देश का विकास होता है। तो उन्होंने यही कहा था कि यहाँ से कि लोगों को जगाने के लिए जो पहल है, कि लोगों को जगाने की जो पहल है, लोगों को जगाने की पहल कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी? जगाने की पहल महिलाओं से प्रारंभ करनी पड़ेगी। और लिख दीजिएगा, क्योंकि जब महिला जागती है तो घर का विकास होता है। महिला घर का विकास मतलब जागने मतलब वो अधिकारों के प्रति सहज होगी, कर्तव्यों के प्रति सहज होगी, अवसरों के प्रति सहज होगी। जब वो इस परिवार को लेकर चलने का प्रयास कर सकती है, ध्यान रखना, तो देश के लिए ध्यान चलाना उसके लिए बहुत आसान बन जाता है। तो यहीं से लिखिएगा कि लोगों को जगाने के लिए पहले महिलाओं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जब एक महिला जागती है तो घर का विकास होता है, फिर राष्ट्र का विकास तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। इतना लिखेंगे इसको लगेगा कि हाँ, प्रश्न की जो भूमिका है बहुत जबरदस्त तरीके से बना दी है, क्योंकि इसमें आप सारी चीजें लिख दी हैं। तो यदि आपके एग्जाम में 2019 का प्रश्न आपके सामने GS1 से लेकर 250 वर्ड में आपको लिखना है, और इतना अगर आप लिख देंगे, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि आपको उन लोगों से बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे जिनके पास नॉलेज तो बहुत थी लेकिन रिप्रेजेंट करने का अभाव था। तो दोस्तों, एक बार कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर जारी करें। मेरे इस स्ट्रगल के साथ साथ की जो जर्नी है, मैं आपको जो शेयर करने के साथ अनुभव दे पा रहा हूं, मैं डायरेक्टली मेंस पे आपके साथ ध्यान रखना जुड़ रहा हूं, देखिएगा। तो ये बहुत बड़ी सहानुभूति है आप लोगों के लिए कि आप इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं। तो इस लाभान्वित क्रिया को कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में पहुंचाइएगा। तो जरूर एक दूसरे को शेयर करिएगा, और अपने आसपास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हैं उस पर एक दूसरे पे कनेक्टिविटी के माध्यम से इसको शेयर करें, और साथ में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें। ध्यान रखना कि ये जो सीरीज है आपको कैसे लाभान्वित कर पा रही है, क्या आप इससे थोड़ा बहुत भी अंश अगर लाभ ले पा रहे हैं, जरूर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। साथ में इस प्रश्न को जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया, इसे देखने के बाद जरूर टेलीग्राम चैनल पर या जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहां जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा। उससे आपको लगेगा कि हम दृढ़ हैं कार्य करने के प्रति। पहला कदम सफलता का यही होता है कि आप दृढ़ संकल्प लें, जो मुझे करना है वो करना है, चाहे वो एक दिन लेट हो जाए लेकिन करना जरूर है आपको। तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।